सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कहानी बेटों वाली विधवा का भाग 1। इसके पहले भी मैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कुछ कहानियाँ अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप में से जो भी उनको सुनना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, 1 लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी, 1 पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके सहारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामतानाथ एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह छैलापन, वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबोता। फूलमती घर की मालकिन थी। कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थी। कुंजियां मतलब चाबियां। गुड़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल 13 है। ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टीन आ रहे हैं, साग भाजी टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेन आदि, किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियम अनुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेसी का फैसला करती, तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वह आटा 3 बोरा ही क्यों आया? उसने तो 5 बोरे के लिए कहा था। घी भी 5 कनस्तर हैं, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग भाजी, शक्कर, दही आदि में कमी की गई। किसने और किसके हुक्म से ये हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो किसी ने एक भी मीन मेक न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती? कुछ देर तो वह चुप बैठी रही, पर अंत में न रहा गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए हो? मैंने तो 5 बोरे के लिए कहा था और घी के भी 5 ही कनस्तर मंगवाए हैं। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल भी स्वीकार न की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरियों की हुई और 3 बोरे के हिसाब से 5 कनस्तर घी काफी था। इसी हिसाब से और भी चीजें कम कर दी गई हैं।
फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से ये आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से, सब मिलकर बोले। तो मेरी राय कोई चीज है कि नहीं? है, क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ भी तो हम समझते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ? अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप है। दूसरों को चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कर्मों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? यह लौंडा तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो वह घर उसी का है, उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ, जरा इसकी हैकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफी तबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद ही हर एक काम में किफायत करती हैं। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद न करूंगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा हुआ था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का भी उसे ध्यान न आया। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ के न्योते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भांग पिए पड़ा रहता है। किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते, मतलब 15 छुट्टी कर लेता है। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसे फूहड़ और औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी चलाने। बद होगी क्या, सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई न कोई चीज कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, और कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी के पत्तल पर भी पहुंचेगी, किसी के पत्तल पर नहीं पहुंचेगी। आखिर इन सब को हो क्या गया है? अच्छा बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। यह मुझसे बर्दाश्त ना होगा। वह तमतमाकर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा? कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी।
किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी थी। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? 2 पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी है। किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोए। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गईं। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कढ़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें तो नाक काटने की होती हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। नमक पिसा और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ भी न मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में भी इतनी रात गए बर्फ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छीछा लेदर उसके घर में कभी न हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुध न थी। सुध कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं है। अच्छा, फिर हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं। क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया। वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझलाकर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के सोरवे में मरी हुई चुहिया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ली। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों न उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली। इसके आगे की कहानी सुनेंगे हम इसके अगले भाग में, तो बने रहिए मेरे साथ कहानी के भाग 2 में। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप